नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी ऑन टिप्स के इस ब्यूटीफुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपको बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज एकदम फ्री में मिल रही है। चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो जूलॉजी हो, तो आप सभी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। हम जो है वो पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर। हम जो है 11th का सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसको हम देख रहे थे। और उसके अंदर हमने कौन सा क्लासिफिकेशन को वरीयता दी, हमने पंच जगत वर्गीकरण को, कौन सा क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम पंच जगत को मान्यता दी। और हमने उसमें से पहला जगत था आपका मोनेरा, उसको क्वालिटी के साथ समाप्त किया। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, उसको हमने क्वालिटी के साथ समाप्त किया। आज हम फंजाई स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फंजाई किंगडम। आज हम स्टार्ट करेंगे फंजाई किंगडम। यस, उसके बाद अपना रहेगा फोर्थ पे प्लांट किंगडम, जो कि अपना अलग से चैप्टर है, उसके अंदर अपन आराम से करेंगे इसको। और लास्ट है अपना एनिमल किंगडम, उसका भी एक अलग से चैप्टर है, वो उसके अंदर अपन डिटेल में उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो आज जो है वो फंजाई पढ़ेंगे, यानी कि कवक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? कवक पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से नीट 2025 का क्वेश्चन कवक में से पूछा जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इन सभी के अंदर देखा जाए, चाहे मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांट और एनिमल किंगडम के सवाल तो अगले चैप्टर में से बनेंगे, क्योंकि वहां पर वो डिटेल में बात करते हैं अपन उसके बारे में। यहाँ पर जो ये तीन दिए गए हैं डिटेल में, कौन कौन से, एक मोनेरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, एक प्रोटिस्टा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, और एक फंजाई यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी में से इंपॉर्टेंट है। और नीट के खूब सारे पीवाईक्यूज भी पूछे गए हैं फंजाई से। तो मेरे ख्याल से फंजाई से नीट का सवाल बनने की संभावना इन दोनों से ज्यादा है। चलिए, और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है फंजाई की कुछ, ये जो स्टार्टिंग की लाइनें थी, इनको कवर किया था। लेकिन हालांकि अपन आज नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, तो एक बार फिर से अपन इसका रिवाइज भी करते चलेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं फंजाई को देख के कुछ चीज़ें बताऊं, अगर मैं फंजाई नाम से कुछ चीज़ें बताऊं, तो वो चीज़ें क्या होगी, उस टेबल से आपको याद होगा। उस टेबल से कुछ चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए फंजाई से रिलेटेड। सबसे पहले, फंजाई टोटली परपोसी है। फंजाई जो है वो टोटली क्या है, परपोसी है। अपना खाना खुद बिल्कुल नहीं बना सकती, दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। टोटली परपोसी है, हेट्रोट्रॉप है। ठीक है, इतना तो हो गया था सर। परपोसी में भी वो परजीवी की तरह रह सकती है, यानी किसी दूसरे जीव के अंदर या दूसरे जीव के ऊपर रह के अपना पोषण कर सकती है। मृतपोषी हो सकती है, मरे हुए सामग्री से, है ना, अपघटन की प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त कर सकती है। तो ये चीजें हो सकती हैं। चलो ठीक है। दूसरी चीज क्या पता कर सकते हैं इस फंजाई से? सर, फंजाई की जो सेल वॉल थी, वो सेल वॉल मिल रही थी आपको काइटिन की। वो सेल वॉल किसकी मिल रही थी? काइटिन की। और ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है। उसके अलावा फंजाई सर यूकैरियोटिक जीव है। फंजाई की कोशिकाएं, मतलब कह सकते हैं फंजाई यूकैरियोटिक है ना, फंजाई यूकैरियोटिक है। और फंजाई मल्टी सेलुलर हैं। फंजाई कैसी है? मल्टी सेलुलर है। अगर मैं मोनेरा की बात करूं, तो वो आपका प्रोकैरियोटिक था और यूनिसेलुलर था, है ना। और उसके बाद प्रोटिस्टा जैसे ही आया था, वो यूकैरियोटिक हो गया था और वो यूनिसेलुलर था। बस इतना अंतर था। अब जैसे यहाँ आए, तो यहाँ फंजाई यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं इसके, जो यूनिसेलुलर होते हैं। किसके? फंजाई के। याद रहेगा। चलो, इतनी बेसिक चीज बताई थी। और क्या बताई थी? फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया था। अब फंजाई के अंदर फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। फंजाई के अंदर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। ये हमने टेबल से पढ़ा था। यस। उसके अलावा हमने सेल वॉल की बात कर ली, हमने और सारी चीजें देख ली। परपोसी जीव है ये, हेट्रोट्रॉप है, बिल्कुल टोटली हेट्रोट्रॉप है। यस। काइटिन वाला थोड़ा अच्छे से याद रखना, काइटिन वाला कुछ अच्छे से थोड़ा याद रखना। सेल वॉल इसकी काइटिन से बनी हुई होती है। और अगर कुछ मिस हुआ है तो अपन एक बार फिर से टेबल को देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो सारा पॉइंट क्लियर कर लिया है। यस। आइए देखते हैं। ये आपकी फंजाई थी। चलो, यूकैरियोटिक मैंने बता दिया, काइटिन मैंने बता दिया, झिल्ली तो बिल्कुल होगी इसके अंदर, ये मल्टी सेलुलर है, परपोसी है, और इसमें फर्टिलाइजेशन आ गया। मतलब सारी चीजें बताई।
सारी चीज़ें बता दी ना। यस, अब अपन इस फंजाई को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फंजाई को जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। चलिए, परपोषी जीवों में फंजाई या कवक का जीव जगत में अद्भुत स्थान है। अच्छा, क्यों अद्भुत स्थान है? क्योंकि टोटली परपोषी हैं। टोटली कैसे है ये? परपोषी है। तो यानी कि जब हम हेट्रोट्रॉप जीव की बात करते हैं, हेट्रोट्रॉप जीव की जब हम बात करते हैं, परपोषी जीवों की बात करते हैं, तो क्या फंजाई का नाम लेना वहां पे उचित होगा? बिल्कुल उचित होगा। तो फंजाई का एक विशिष्ट स्थान है, इसीलिए फंजाई का क्या है? एक विशिष्ट अद्भुत स्थान है। इनकी आकारिकी और इनके वास स्थानों में बहुत भिन्नता है। क्यों इनकी आकारी और वास स्थानों में विभिन्नता है? देखो, एक यहाँ पे दिया गया है नम रोटी, यानी कि जो ब्रेड वगैरह होते हैं या कोई भी रोटी अगर कुछ दिन रह जाती है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में वगैरह, तो वहाँ पे आपने देखा होगा उसके ऊपर फंजाई आ जाती है। फफूंद, जिसको कभी कभी आपने घर में सुना होगा कि रोटी पर फफूंद लग गई है, तो वो बेसिकली फफूंद आपकी कवक ही है ना। सड़े हुए फल हैं उसके अंदर फफूंद या कवक को देखा होगा, है ना। सामान्य सत्रक यानी कि मशरूम देखते हो आप बारिश के मौसम में, कभी कभी इसकी सब्जी भी बनाई जाती है कुछ एरियो के अंदर, है ना, मशरूम की। और कुकुरमुत्ता हो गया, टोड स्टूल, ये सारे भी फंजाई है। तो आप देख सकते हो इनकी आकारिकी और उनके वास स्थान भी बहुत डिफरेंट है। कभी ये आपको नम रोटी पे मिल रहे हैं, सड़े हुए फलों पे भी मिल रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये बहुत विभिन्नता है इसमें, बहुत अलग अलग जगह पे ये निवास करते हैं। ठीक है, सरसों की पत्तियों पर मिल रहे हैं लोग, सरसों की पत्तियों पर मिल रहे हैं। सरसों एक पौधा है, सरसों एक पौधा है, उसकी पत्तियों पर जो सफेद धब्बे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये सरसों का पौधा है और ये सरसों की पत्ती है ना, इसके ऊपर सफेद कलर के क्या हो जाते हैं। यहाँ मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, यहाँ मैं ब्लैक से बना रहा हूँ क्योंकि सफेद का पेन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सफेद कलर के धब्बे हैं, ये ब्लैक से बनाए, लेकिन ये कैसे धब्बे? सफेद कलर के धब्बे है ना। तो ये इस पत्ती के ऊपर व्हाइट स्पॉट या सफेद धब्बे आ जाते हैं। वो सफेद धब्बे किसके कारण आते हैं? फंजाई के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? फंजाई। और वो एक परजीवी फंजाई है। वो सरसों पर क्या है? परजीवी है। परजीवी का मतलब वो उस किसी दूसरे जीव पे रहना, तो वो परजीवी है और वो रहती कहाँ है? सरसों के पौधे पर। तो क्या वो सरसों के ऊपर परजीवी है? क्या वो फंजाई सरसों के ऊपर परजीवी है कि नहीं? बताओ, यस और नो। यस। अब देखो, उस फंजाई का नाम भी है, उस फंजाई का नाम है एल्ब्यूगो। उस फंजाई का नाम है एल्बूगो। क्या नाम है उस फंजाई का? एल्बूगो। याद रहेगा क्या? उस फंजाई का नाम एल्बूगो है। यस। अब हम बात करते हैं आगे। आगे की अगर हम बात करें, आगे की हम बात करें, तो कुछ एक कोशिकीय की फंजाई, मैंने बोला था फंजाई को जब मैंने बताया तो ये मल्टी सेल्यूलर होती है। मैंने बोला था ये मल्टी सेल्यूलर होती है, लेकिन इनमें से कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आपका हीस्ट। हीस्ट आपका अपवाद क्यों है? क्योंकि यीस्ट जो है आपका, ये होता है यूनिसेलुलर फंजाई है। कैसी है? यूनिसेलुलर है। बाकी सारी कैसी होती है? मल्टी सेलुलर। लेकिन यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर है। इसका उपयोग रोटी यानी कि ब्रेड में इसका उपयोग किया जाता है और बियर बनाने में किया जाता है। क्लास 12 का एक चैप्टर मैंने करवाया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, उसके अंदर ये चीज़ मैंने कंफर्म बताई है बहुत अच्छे तरीके से। रोटी और बियर बनाने में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और उस यीस्ट को उस चैप्टर के अंदर एक और नाम दिया गया था जिसका नाम था सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेरेविसी है ना, ये नाम वहाँ पे उस यीस्ट का दिया गया था और यहाँ पे इसका जिक्र किया है। तो रोटी और बियर बनाने में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य फंजाई जो है वो रोग के कारण होते हैं पौधों और जंतुओं में। उदाहरण के लिए गेहूं में एक किट रोग होता है। गेहूं में कैसा रोग होता है? किट रोग होता है, जो होता है पक्सीनिया के कारण। गेहूं में किट रोग किसके कारण होता है? पक्सीनिया, एक प्रकार का फंजाई का नाम है पक्सीनिया। कुछ फंगल होते हैं जैसे पेनिसिलियम हो गया, उससे अपने को एंटीबायोटिक का निर्माण होगा। अच्छा, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंजाई है, याद रखेंगे। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक फंजाई थी। उस फंजाई से सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था और उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया था इसी के नाम पर, पेनिसिलिन। क्या नाम रखा? पेनिसिलिन। उस एंटीबायोटिक का नाम रखा गया और इसी के आधार पर रखा गया। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने खोज की थी दोस्त? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये भी अपन 12th के एक चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, याद रहेगा क्या दोस्त? अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो फंजाई आपकी विश्वव्यापी है, हर जगह मिलेगी। हवा में मिलेगी, वाटर में मिलेगी, मिट्टी में भी मिलेगी, जंतु और पौधों के अंदर या ऊपर भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, तो फंजाई हर जगह अपने को देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर ज्यादा देखने की बात करूं तो गर्म जगह पे और जो नम जगह है, थोड़ी सी आर्द्र जगह है ना, नमी है जिस जगह में, वहां पर फंजाई ज्यादा उगेगी, वहां पर वो सरलता से ग्रो कर सकती हैं, वहां पे वो सरलता से ग्रो
कर सकती है। तो आपने देखा होगा हम कभी भी खाना जो है उसको बैक्टीरिया से या फंजाई से सुरक्षित रखने के लिए फंजाई से सुरक्षित रख हम क्या सोचते हैं कि उस खाने के ऊपर फंजाई नहीं लगे, खाना खराब नहीं हो, तो उसके लिए अपन उसको कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। अब फ्रिज में रखने से फंजाई का क्या लेना देना, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है मतलब ठंडा होता है, फ्रिज ठंडा होगा। अगर फ्रिज ठंडा है तो वहां पे फंजाई आसानी से ग्रो नहीं होगी, वहां फंजाई आसानी से ग्रो नहीं होगी, क्योंकि फंजाई कहाँ ग्रो होती है आसानी से, गर्म जगह पे। इसीलिए अपन खाने को कहाँ रखते हैं दोस्त, फ्रीज के अंदर। आपने ठीक है, समझ आई क्या बात। आगे देखो, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, क्योंकि हम भोजन को बैक्टीरिया और फंजाई के से खराब होने से बचाने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंजाई आपका तंतुमयी है लेकिन हीस्ट एक कोशिकीय। फंजाई तंतुमयी है, तंतुमयी मतलब तंतुओं के रूप में ऐसे फंजाई पाई जाती है, ऐसे तंतुओं के रूप में फंजाई आपको शरीर, इसका बॉडी जो है तंतुओं के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन क्या करें, क्योंकि हीस्ट तो एक कोशिकीय है, हीस्ट तो क्या है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर है, तो ये इसका एक अपवाद है, ये तंतुमयी नहीं है ना। बाकी फंजाई तंतुमय होती है, लेकिन हीस्ट एक कोशिकीय ही है, तो इसका तो अपवाद हो गया, यानी कि ये तंतुमय नहीं हो सकता। अब ये लंबी और पतली धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। अच्छा, फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी, जैसे ये है ना, ये इस प्रकार की फंजाई होती है, ये इस प्रकार की। अब इसको फंजाई बोलूंगा मैं, इसको क्या है, ये एक फंजाई होती है ऐसी, ठीक है ना। अब फंजाई रहती कैसे वो चीज भी देखो, ये क्या है, ये फंजाई की बॉडी है, ये फंजाई की क्या है, बॉडी है, और इसको नाम दिया गया है कवक तंतु। इसको नाम क्या दिया गया है, कवक तंतु, क्योंकि ये तंतु के रूप में रहती है, इसको कवक तंतु बोलते हैं। इसको इंग्लिश के अंदर शायद हाइफे बोलते हैं, है ना, इसको इंग्लिश के अंदर शायद हाइफे बोलते हैं। अब ये फंजाई रहती कैसे, अब ऐसा है नहीं कि एक कवक तंतु मिलेगा एक अलग से फंजाई मिलेगी, ये रहती है इसके जाल में, है ना, ये ऐसे जाल में रहेगी, ये ऐसे कवक तंतुओं के क्या रहेगी, जाल में निवास करती है, ऐसे जाल में रहेगी, है ना, ऐसे जाल में रहेगी। और ये जो कवक तंतुओं का जाल होता है इसको बोला जाता है माइसीलियम। क्या बोला जाता है, इस कवक तंतुओं के जाल को क्या बोला जाता है, माइसीलियम, या फिर कवक जाल, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, कवक जाल। इस रूप में ये अपने को देखने को मिलेगी, इस रूप में देखने को मिलेगी, कवकों के जाल के रूप में मिलेगी, राइट है। एक एक कवक तंतु को क्या बोलूंगा, हाइफे बोलूंगा, एक कवक तंतु को हाइफे बोलूंगा, और जब इसका जाल होगा हाइफे का, कवक तंतुओं का जाल होगा, उसको माइसीलियम बोलूंगा। तो ये लंबी पतली धागे की तरह संरचना, ये वाली लंबी और पतली धागे की तरह संरचना है, इनको क्या बोलूंगा, हाइफे या कवक तंतु बोलूंगा। जब इनका जाल हो जाएगा, जब इनका जाल हो जाएगा, जब इनका जाल हो गया, उसको बोलूंगा माइसीलियम। क्या बोलूंगा, माइसीलियम। याद रहेगा क्या, अरे याद रहेगा क्या? चलो, अगर इतना याद हुआ है, इतना याद हुआ है तो आगे बढ़िए। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिन्हें संकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ कवक तंतु तो आपको ऐसे मिलेंगे, देखो ये कवक तंतु, या एक हाइफे की बात हो रही है, कवक तंतु की बात हो रही है, मतलब एक हाइफे की बात हो रही है। तो कुछ एक ऐसे मिलेंगे आपको, है ना, कुछ एक ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपका क्या होगा, पट नहीं होंगे, है ना, डिवाइडेशन नहीं होगा, और सतत होंगे और नलिकाकार होंगे। तो क्या उनके अंदर ऐसे केंद्रक पाए जा रहे हैं, देखो ये उनके अंदर केंद्रक पाए जा रहे हैं। क्या ये एक कवक तंतु है, तो एक कवक तंतु के अंदर केंद्रक देखो, बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे आपको, तो ये बहु केंद्रकित अवस्था हो जाएगी, है ना। ये साइटोप्लाज्म है इसका, ये इसके केंद्रक है, इस प्रकार से नलिकाकार शेप में होगा, और इसके अंदर बहु केंद्रक की अवस्था है, देख रहे हो, एक से ज्यादा केंद्रक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार है, ये देखो सतत है, लगातार है और नलिकाकार है, और इसके अंदर बहुकेंद्रित अवस्था पाई जाती है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। इन्हें संकोशिकीय भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, संकोशिकीय कवक तंतु। इन्हें क्या कहेंगे, संकोशिकीय कवक तंतु, संकोशिकीय कवक तंतु कहेंगे, ठीक है। और अन्य जो तंतु होते हैं वो पट्टीय होते हैं और शाखित होते हैं। अन्य कैसे होते हैं, पट्टीय और शाखित। कैसे, ये कवक तंतु अन्य कैसे हो गए, पट्टीय। पट्टीय का मतलब ये बीच में डिवाइडेशन आ गया, ये पट आ गया, ये पट आ गया। तो क्या अब मैं इसको बहु केंद्र की अवस्था बोलूंगा, नहीं, क्योंकि अब केंद्रक के बीच में डिवाइडेशन आ गया, मतलब बहुत सारे केंद्रक नहीं मिल रहे हैं साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म अलग हो गया, इस साइटोप्लाज्म के पास एक केंद्रक है, इसके पास भी एक केंद्रक, इसके पास भी एक केंद्रक। जबकि दूसरे के अंदर, उसके अंदर बात की थी तो केंद्रक बहुत सारे थे एक साथ, एक ही साइटोप्लाज्म में, तो वो बहु केंद्र की अवस्था थी। यहाँ बहु केंद्र की अवस्था नहीं है, यहाँ कैसी अवस्था है, पट्टीय अवस्था है। कैसी है, पट के रूप में, है ना, ये पट 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 के रूप में। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें ये कवक तंतुओं के बारे में है कि या तो बहुकेंद्रकीय होंगे या फिर पट्टीय होंगे। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई, स्टार मार्क करेंगे।
फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिनस और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अधिकांश फंजाई जो होते हैं वो परपोसी होते हैं। अच्छा, ये चीज तो हमने बोली है कि फंजाई कैसे होते हैं, परपोसी होते हैं, ठीक है। अब ये देखो परपोसी में भी क्या क्या चीज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। वे मृत सबस्ट्रेट है ना, मृत पदार्थ या मृत चीज से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। कुछ फंजाई क्या करेगी, जैसे ये पत्ती है, ये पेड़ की पत्ती मर गई और नीचे गिर गई, पत्ती पेड़ की थी मर के नीचे गिर गई, इसके ऊपर फंजाई आई और उस फंजाई ने क्या कर दिया, इसके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ थे उनका अवशोषण कर लिया, भोजन ले लिया उनसे, तो वो फंजाई कैसी होगी, मृत जीवी होगी, क्योंकि वो मरे हुए जीवों से क्या कर रही है, मरे हुए सामग्री से क्या कर रही है, पोषण प्राप्त कर रही है, तो मृत जीवी हो सकती है। आती तो वो भी परजीवी में है ना, कर तो दूसरों से ही भोजन प्राप्त कर रही है, खुद तो नहीं बना रही ना, तो आएगी वो परपोसी के अंदर, लेकिन मृत जीवी कहेंगे इस स्थिति को। यस, दूसरा क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकती है फंजाई, आइए चर्चा करते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर निर्भर कर रही है वो परजीवी होगी। परजीवी किसको कहेंगे, जो सजीव पर हो, भाई मृत जीवी के अंदर तो मरे हुए पौधे या जंतु से किसी के ऊपर भी, लेकिन परजीवी के अंदर क्या होगा, सजीव यानी कि जीवित जीवित पौधा हो चाहे जीवित जंतु हो, उसके ऊपर रहो चाहे अंदर रहो, ऊपर रहो चाहे अंदर रहो और पोषण प्राप्त करो, तो उसको परजीवी कहेंगे, उसको पैरासाइट कहेंगे, उसको पैरासाइट या परजीवी कहेंगे। तो फंजाई जो है पैरासाइट भी हो सकती है। अच्छा, और क्या क्या हो सकती है, ये लाइकेन के ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ और उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकती है। अच्छा, आपने देखा होगा कवक और शैवाल मिलके क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। कवक प्लस शैवाल जो है वो मिलके एक सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसको लाइकेन बोला जाता है। तो ये फंजाई लाइकेन के रूप में भी मिल सकती है आपको। और एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कवक मूल या माइकोराइजा, एक और चीज होती है कवक मूल या जिसको बोलते हैं माइकोराइजा, क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और माइकोराइजा के अंदर मैं बात करूं, माइकोराइजा के अंदर बात करूं तो ये किसके बीच का सहजीवी संबंध है, इसमें कवक प्लस उच्च पादपों की जड़ें, उच्च पादप यानी कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, उच्च पादपों की मूल या जड़ का कवकों के साथ जो संबंध है उसको माइकोराइजा कहते हैं। सहजीवी संबंध होता है यानी कि एक साथ रहते हैं ये दोनों। यस, चाहे वो लाइकेन हो चाहे वो माइकोराइजा हो, दोनों ही कैसे हैं, ऐसी फंजाई सहजीवी फंजाई कहलाती हैं। याद रखेंगे, पूरा पूरा यहाँ पे स्टार मार्क है, अच्छे से एक बार इनको पढ़ लेना। यस, अब आते हैं फंजाई के ऊपर कुछ रिप्रोडक्शन की बात की गई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले फंजाई में जनन जो होता वो कायिक खंडन, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है। ये जनन कौन सा है, ये कौन सा जनन है दोस्त, अलैंगिक जनन कह सकते हैं ना, कायिक जनन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, कायिक जनन कह सकते हैं। तो ये कायिक खंडन हो सकता है। कायिक खंडन का मतलब कैसा है, जैसे ये आपका हाइफे था, ये क्या था आपका हाइफे था या कवक तंतु था, ये ऐसे ही डिवाइड हो गया, यहां से कट कर दिया, यहाँ इससे कायिक खंडन हो गया इसका और नया हाइफे बन गया, है ना। विखंडन में भी उसी प्रकार का प्रोसेस है। मुकुलन में यहाँ पे ऐसा कुछ डेवलप हो गया, है ना, ऐसा कुछ डेवलप हो गया, उससे अलग से टूट के वो फंजाई बन गया, जैसे, है ना, ये चीज है। मुकुलन विधि जानते हो क्या सब, मुकुल बनना, है ना। हाइड्रा एक जीव था, है ना, हाइड्रा एक जीव होता है, उसके अंदर मुकुलन विधि से रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, ये हाइड्रा है तो यहाँ पे कुछ कलिका टाइप बन जाती है और उस कलिका वो डेवलप हो जाती है पूरे एक विशिष्ट एक जीव हाइड्रा के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पे भी हाइफे से कुछ ऐसी कलिकाएं निकलेगी और वो मुकुलन विधि उसको ही बोलते हैं अपन, और वहां से हाइफे नया बन जाएगा। ठीक है, अलैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं, अलैंगिक जनन की बात करूं तो बीजाणु द्वारा होगा और उस बीजाणु को कॉनिडिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उस बीजाणु को कॉनिडिया कहा जाएगा और उसके द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन होगा फंजाई में। अथवा दानी बीजाणु भी कह सकता हूं, अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है, ये सारी चीजें मैं कह सकता हूं। लैंगिक जनन की बात करूं तो निषिक्तांड, ऊस्पोरा, एस्कस बीजाणु बनेंगे, बेसिडियम बीजाणु द्वारा होगा। यस, आगे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, है ना। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, ये स्टार मार्क करेंगे, ये स्टार मार्क करेंगे। ये जो बीजाणु हैं, लैंगिक बीजाणु की बात हो रही है, ये सुस्पष्ट संरचनाओं के अंदर, जैसे ये इस प्रकार की संरचनाएं होगी उनके अंदर ये विकसित होंगे बीजाणु, और इन संरचनाओं को बोलते हैं फलन काय। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं, फलन काय या फ्रूटिंग बॉडी, फलन काय या फ्रूटिंग बॉडी। याद रखेंगे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जो लैंगिक बीजाणु है वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर उत्पन्न होंगे। फ्रूटिंग बॉडी एक संरचना है, उसके अंदर ये बीजाणु उत्पन्न होंगे। यस, लैंगिक जनन की तीन चरण है, बेसिकली 3 चरण है, ये चीज तो आप
पहले भी पढ़ चुके हो रिप्रोडक्शन वगैरह में, लेकिन अभी भी आपको अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, लैंगिक चक्र के 3 क्या क्या सोपान है। पहला क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का चयन होगा और इस क्रिया को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। युग्मक आएंगे सबसे पहले, देखो ये हाइफे है ना, ये हाइफे। अब ये हाइफे का मान लो सेल है, ये इसने युग्मक बनाए, ये वाले युग्मक मान लो मैं, तो दूसरा हाइफे आएगा, उसने भी अपना युग्मक था, उसका भी अपना क्या था, युग्मक था। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 2 चल असल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का चयन हुआ, उनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ है ना, उनका क्या हुआ है, प्रोटोप्लाज्म में। अब तक देखो केंद्रक दोनों पढ़े, अब तक देखो आप केंद्रक दोनों पढ़े, उनका संलयन नहीं हुआ है, लेकिन उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन हुआ है, देख सकते हो। प्रोटोप्लाज्म आपस में ये देखो मिक्स हो गया ना दोनों का प्रोटोप्लाज्म। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड। ये देखो, ये प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया दोनों का, यस। अब देखो दूसरी कंडीशन है कि 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। अब केंद्रक संलयन करवा दो, कैसे करवाएंगे, ये 2 केंद्रक पहले थे, अब ये इन दोनों के केंद्रक के मिक्स होने से एक केंद्रक बन गया। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा केंद्रक संलयन है, क्या मेरा ये केंद्रक संलयन है कि नहीं, यस। उसके बाद युग्मनज बना, अब ये मेरा जाइगोट बनेगा। अब क्या बनेगा, ये मेरा जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में मैं करवा दूंगा मियोसिस, जाइगोट के अंदर मैं करवा दूंगा मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। जैसे ही जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अच्छा ये एक हाइफे एन था, ये भी अगुणित था, जो जाइगोट बना वो द्विगुणित बना, उसके अंदर वापस अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो वापस एन अवस्था आ गई, और इस एन अवस्था ने क्या बना दिया, या तो बीजाणु बनाओ या सीधा ही क्या बना दो, हाइफे बना दो, या फिर क्या बना दो, हाइफे। अब ये हाइफे की बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस। यस, क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा, कभी कभी एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में जिक्र करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नीट के अंदर सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे मेरा एक ये हाइफे था और एक मेरा ये हाइफे था, ये इसका केंद्रक था, ये इसका केंद्रक था। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का भी संलयन हो गया, प्रोटोप्लाज्म का संलयन तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब केंद्रक संलयन की बात आती है, तो दोनों केंद्रक संलयन होने की बजाय क्या होते हैं, थोड़े समय के लिए ऐसे पास पास में आके ऐसे रह जाते हैं, 2 केंद्रक हो जाते हैं इस प्रकार से। इस अवस्था को बोला जाता है द्विकेंद्र की अवस्था। क्या, कौन सी अवस्था है, द्विकेंद्र की अवस्था। और ये द्विकेंद्र की जो अवस्था है आपको देखने को मिलेगी एस्कोमाइसिटीज के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिलेगी। इसको मध्यवर्ती अवस्था भी बोलेंगे। उसके कुछ समय बाद अपने आप जो है वो ये वापस जाइगोट में बदल जाएगी, अपने आप जाइगोट के अंदर बदल जाएगी। कुछ टाइम तक ये द्विकेंद्र की अवस्था में रहती है इस प्रकार से। याद रहेगा क्या दोस्त, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म संलयन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, केंद्रक संलयन, और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस। तो देखो 2 चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्रक संलयन कहेंगे, है ना। उसके बाद जो युग्मनज या जो जाइगोट बना है उसमें मियोसिस होगा और अगुणित बीजाणु बनेगा। अब देखो प्रोसेस वापस समझेंगे। ये मेरा एक हाइफे था, ये इसका केंद्रक या इसकी युग्मक कह सकता हूं। अब दूसरा हाइफे आया, वो भी युग्मक लेके आया, यहां छोड़ दिया, दोनों का प्रोटोप्लाज्म संलयन हुआ। दोनों के अंदर पहले प्रोटोप्लाज्म संलयन हुआ, इसको मैंने प्लाज्मोगेमी बोला। उसके बाद दोनों के अंदर क्या हुआ, केंद्रक संलयन हो गया, तो दोनों के केंद्रक ने मिला के एक केंद्रक बना दिया, और उसको मैंने बोला जाइगोट, उसको मैंने क्या बोला, जाइगोट बोला। ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट ने कर दी मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, एक हाइफे जो होता है वो उसकी गुणिता n होती है, यहाँ पे भी इसकी गुणिता क्या हो गई, n हो गई। तो दोनों से जो युग्मक बनाया होगा जाइगोट वो 2n का बनाया होगा। अब जैसे ही जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, वापस n अवस्था आई, और वो n अवस्था बीजाणु बना देती है। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनते हैं, बीजाणु, और वो बीजाणु फिर आगे डेवलप होके वापस आपका कवक तंतु या हाइफे बना देगा, और एन होता है हाइफे कैसा होता है, हाइफे की बॉडी अगुणित होती है। याद रहेगा क्या दोस्त, अगर इतना याद रहेगा तो यस लिख और आगे बढ़। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु का बनना। लैंगिक जनन में संयुग्म संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, कवक तंतु अगुणित होते हैं। ये सारी चीजें देखो मैंने बताई है, सारी चीजें और एनसीईआरटी में अब लिखी आ रही है। कवक तंतु क्या होंगे, अगुणित होंगे। ये रहा मेरा एक एन अगुणित कवक तंतु। उसके बाद पास में दूसरा कवक तंतु आया, ये भी मेरा अगुणित था, और दोनों सलित हो गए। क्या दोनों सलित हो गए, ये इसका युग्मक है, ये इसका युग्मक है, दोनों के युग्मक आ गए। कुछ फंजाई में क्या होगा, 2 गुणित कोशिकाओं के
में सेलियन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। अब कुछ फंजाई में क्या होगा, द्विगुणित कोशिका, कैसे, ये वाली दोनों के केंद्रक ऐसे होंगे, द्विगुणित या 2n कोशिका बन जाती है। यदि भी अन्य फंजाई में एक मध्यवर्ती, अच्छा ये सॉरी 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 ये क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि कुछ फंजाई में तो क्या होगा कि ऐसे द्विगुणित कोशिका बनेगी, युग्मनज। किसकी बात कर रहा है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, वापस एक बार लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि कुछ फंजाई जो होती है उसमें क्या होगा, प्लाज्मोगेमी हुई, उसके बाद कैरियोगेमी होकर ऐसे युग्मनज बन जाएगा सीधा, और युग्मनज 2n होता है, इसलिए इसने लिखा द्विगुणित कोशिका बन रही है, 2n कोशिका बन रही है। लेकिन कुछ एक फंजाई है जिसका नाम दिया गया यहाँ एस्कोमाइसीटीज, उसके अंदर n+n अवस्था आएगी, ये n ये ऐसे सलीन नहीं हुआ, पूरा एक 2n कोशिका नहीं बनी, ऐसे n में रह गई, तो इस अवस्था को बोलते हैं n+n अवस्था या मध्यवर्ती अवस्था, है ना। अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था बन रही है, n+n अवस्था, यानी कि एक कोशिका में दो केंद्रक। क्या आपको एक कोशिका में दो केंद्रक दिख रहे हैं? यस, ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। इसको केंद्रक युग्म कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। और बाद तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्र की अवस्था कहते हैं। क्या इसको मैं द्विकेंद्र की अवस्था बोल सकता हूं? और मैंने ये चीज पहले बता दी आपको। बाद में क्या होगा, बाद में अपने आप क्या होगा, पैतृक केंद्रक सलियन हो जाते हैं, मतलब ये अपने आप वापस सलियन हो जाएंगे और जाइगोट बना देंगे और कोशिका द्विगुणित बन जाएगी, यानी कि ये वापस क्या बन जाएगी, 2n बन जाएगी। और फंजाई फ्रूटिंग बॉडी बनाती है और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर न्यूनीकरण विभाजन होता है, मतलब वही अर्धसूत्री। अब यहाँ पे क्या बनेगी, जाइगोट बनने के बाद फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। क्या बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, एक विशेष कह सकते हैं संरचना बनेगी जिसके अंदर ये जाइगोट स्थित रहेगा, और ये जाइगोट वहां पे करेगा मियोसिस, या कह सकता हूँ फ्रूटिंग बॉडी मियोसिस करेगी, है ना। फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगी, मियोसिस करेगी, या जाइगोट मियोसिस करेगा, और उस मियोसिस के कारण जो है अगुणित बीजाणु बनेंगे। 2n कोशिका थी, जाइगोट क्या था, 2n था, और जाइगोट में मियोसिस हुआ तो n अवस्था आ गई, और वो आपके बीजाणु बनाएगी। वो क्या करेगी, बीजाणु बनाएगी, ठीक है, अगुणित बीजाणु बनते हैं। अब देखो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है, आगे फंजाई को जो बांटा गया है वो किस आधार पे बांटा गया है, और नीट के अंदर इस दो लाइनों से, ये जो लाइन है ना दोनों, इससे एक बार नीट में सवाल भी पूछ लिया गया था। इस लाइन से एक बार नीट में सवाल भी पूछ लिया गया था कि फंजाई का क्लासिफिकेशन किस आधार पे करते हो। तो याद रखेंगे, कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने और फ्रूटिंग बॉडी बनने की विधि इस जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार है। यानी कि एक तो कवक जाल की आकारिकी कैसी है, कवक जाल क्या होता था आपका, माइसीलियम। कवक जाल मतलब माइसीलियम हाइफे का जाल, माइसीलियम हाइफे का जाल, ये वाला जो जाल है हाइफे का, वो जाल आपका किस प्रकार का है, उस जाल की आकारिकी के आधार पर, बीजाणु आपके किस प्रकार बन रहे हैं उसके आधार पर, फ्रूटिंग बॉडी आपकी किस प्रकार से बन रही है उसके आधार पर जो है वो फंजाई को विभक्त करने का ये आधार है, ठीक है ना। अब उसके अंदर उसने जो क्वेश्चन पूछा था नीट वाले ने, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि फंजाई को क्लासिफिकेशन का कौन सा तरीका फंजाई को क्लासिफिकेशन करने का नहीं है। उसमें ये दिया था कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु बनने को दिया था, फ्रूटिंग बॉडी को दिया था, लास्ट ऑप्शन दिया था पोषण। अब पोषण के आधार पर अपन फंजाई को नहीं बांट सकते, पोषण के आधार पर हम फंजाई का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फंजाई जो है वो परपोषी, अब सारी फंजाई परपोषी तो है, स्वपोषी तो कोई है ही नहीं, सारी हेट्रोट्रॉप है, तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सारी हेटेरोट्रॉप है या परपोषी है, तो सारी परपोषी है, तो अपन इस आधार पे तो क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्रॉस होता है और आंसर यही जाता है, क्योंकि गलत का ही पूछा था कि कौन सी नहीं है विधि, तो ये नहीं है पोषण वाली। याद रखेंगे, कवक जाल की आकारिकी देखेंगे, बीजाणु बनने और फ्रूटिंग बॉडी बनने की विधि देखेंगे। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो यस लिख, अगर समझ में आया तो यस लिख। और एक फाइकोमाइसीटीज को तो क्लियर करता हूं अभी, फाइकोमाइसीटीज को तो अभी क्लियर करता हूं, यहीं से क्लियर करता हूं, देखो यहीं से ही क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि फंजाई को बांटा कितने में, फंजाई को कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये फंजाई है मेरी, सबसे पहले मेरी ये क्या है, फंजाई है। 1 सेकेंड, क्या हो गया, इधर नहीं जाता क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी फंजाई है और इस फंजाई को मैंने बांटा, इस फंजाई को मैंने बांटा है कितने भागों में, कितने भागों में, आइए। सबसे पहले मैंने बांटा फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, सबसे पहले मैंने बांटा फाइकोमाइसीटीज के अंदर। दूसरा मैंने बोला एस्कोमाइसीटीज, दूसरा मैंने बोला एस्कोमाइसीटीज, तीसरा मैंने बोला बेसिडियोमाइसीटीज, तीसरा मैंने बोला बेसिडोमाइसीटीज, और चौथा मैंने बोला
ड्यूटीरोमाइसिटीज। चौथा मैंने बोला ड्यूटीरोमाइसिटीज। कितने भागों में बांटा गया फंजाई को? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज है, सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज है, दूसरा एस्कोमाइसिटीज है, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज है और चौथा ड्यूटीरोमाइसिटीज है। चौथा ड्यूटीरोमाइसिटीज है। क्या मेरी बात याद रहेगी? आइए फाइकोमाइसिटीज को थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। फाइकोमाइसिटीज की अगर मैं बात करूं, फाइकोमाइसिटीज की बात करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। वो कॉन्सेप्ट है आपका समयुग्मकी। समयुग्मक अवस्था क्या होती है? समयुग्मकी अवस्था क्या होती है? जब आपके जो युग्मक बनते हैं, ये जो युग्मक हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक या जो भी युग्मक कह रहे हो आप, वो युग्मक अगर आकार में, आकारिकी में उन युग्मकों को देखने पर अगर वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही युग्मक नर और मादा की बात हो रही है, वो दोनों अगर आकारिकी में एक जैसे हो, सेम हो, आकारिकी में देखने पर सेम फील होते हो, तो वो अवस्था कैसी होती है? समयुग्मकी अवस्था होती है। कैसी होती है? समयुग्मकी। एक होती है असमयुग्मकी, एक क्या होती है? असमयुग्मकी। मतलब जो युग्मक हैं दोनों, दोनों जो युग्मक हैं, दोनों जो युग्मक हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं, आकारिकी में अलग हैं। आकारिकी में क्या है? अलग है, सेम नहीं है। आकारिकी में सेम नहीं है तो वो असम युग्म की अवस्था होगी। एक लास्ट अवस्था आती है विषम युग्म की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम युग्म की अवस्था में क्या होगा? ध्यान से सुनना। विषम युग्म की में क्या होगा? 2 युग्मक है, एक नर है और दूसरा मादा है। नर युग्मक जो है वो छोटा है और मादा युग्मक कैसा है? मोटा या बड़ा। मादा युग्मक कैसा? मोटा या बड़ा। नर युग्मक चलायमान है यानी चलेगा, गतिशील है। नर युग्मक गतिशील है, गतिशील है, गतिशील है यानी गति करेगा, चलेगा। और मादा युग्मक क्या है? स्थैतिक है। स्थैतिक मतलब स्थिर है, गति नहीं करेगा, एक जगह रहेगा। ये विषम युग्मकी का कॉन्सेप्ट है। तो क्या समयुग्मकी, विषम युग्मकी और असम युग्मकी तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आगे बढ़िए। फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी के अंदर नम और सीलन भरे आवासों और पौधों पर अविकल्पीय परजीवी। यहाँ पे पौधों पर अविकल्पीय परजीवी का मतलब क्या हुआ? पौधों पर परजीवी है। पौधों पर क्या है? परजीवी। अविकल्पी का मतलब दूसरा कोई विकल्प नहीं है उस परजीवी, परजीवी के अलावा। पौधों पर अविकल्पीय परजीवी का मतलब कुछ फंजाई होगी जो उस पौधे के ऊपर रहेगी और अपना जीवन यापन करेगी। अविकल्पी का मतलब है उस पौधे के ऊपर जीवन यापन करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उस पौधे से उस फंजाई को हटा दिया तो वो फंजाई का अस्तित्व खत्म होगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, वो जीवन नहीं जी पाएगी। इसका मतलब है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो वो अविकल्पीय परजीवी कहलाएगी। तो फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जा रहे हैं? जलीय आवासों में मिल रहे हैं आपको, गली सड़ी लकड़ियों को मिल रहे हैं, नम और सीलन भरे बदबू भरे आवासों के अंदर मिल रहे हैं, स्थानों पर मिल रहे हैं, और पौधों पर अविकल्पीय परजीवी के रूप में पाए जा रहे हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो हमने एक उदाहरण भी देखा था, सरसों का पौधा, और सरसों के पौधे के ऊपर पत्ती के ऊपर जो सफेद धब्बे दिखाई दे रहे थे, एक परजीवी फंजाई के कारण देख रहे थे, और उस फंजाई का नाम भी मैंने बताया था एल्बुगो, और ये नाम यहाँ पे आ भी गया एल्बुगो, जो कि सरसों के ऊपर परजीवी फंजाई है। यस, आइए बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। और बात करूं तो इसका जो कवक जाल है या माइसीलियम है वो अपट्टीय और बहुकेंद्रकीय होता है। वो कैसा होता है? अपट्टीय और बहुकेंद्रकीय का मतलब ऐसे मैंने बताया था, अपट्टीय मतलब कोई भी पट नहीं होंगे बीच में। तो अगर बीच में कोई पट नहीं है तो अपने आप बहुकेंद्रक की अवस्था आ गई। एक साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया? बहुत सारे केंद्रक मिल रहे हैं, बहुत सारे केंद्रक मिल रहे हैं, तो बहुकेंद्रक की अवस्था आ गई। और बहुकेंद्रक की अवस्था तभी आएगी जब अपट्टीय स्थिति होगी। यस, कोई पट नहीं है तो अपने आप बहुकेंद्रक हो गया। यस, अलैंगिक जनन सल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होगा, यानी कि अलैंगिक बीजाणु जो होंगे वो चल भी सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं, और अचल बीजाणु भी हो सकते हैं। और ये बीजाणु, इंपॉर्टेंट लाइन स्टार मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। ये जो बीजाणु है, ये जो बीजाणु है, ये जो बीजाणु है, कौन से? अलैंगिक बीजाणु, वो दानी के अंदर उत्पन्न होंगे और वो अंतरजातीय उत्पन्न होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट के रखना पड़ेगा। अंतरजातीय उत्पन्न होंगे, अंदर उत्पन्न होंगे। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनेगा। अब ये लैंगिक जनन की बात कर रही है, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं कि 2 युग्मक हैं, इनके संलयन से क्या बन गया? युग्माणु या युग्मनज बन गया, 2n यानी कि जाइगोट बन गया। और इन युग्मक जो हैं उनकी आकारिकी अगर एक जैसी है तो उसको समयुग्मकता कहेंगे। दोनों युग्मक अगर एक जैसे दिख रहे हैं समयुग्मकता, एक अगर भिन्न भिन्न दिख रहे हैं तो असम युग्मकता। असम युग्मकता में क्या होगा? एक मान लो युग्मक भिन्न है और दूसरा अलग है, इस प्रकार का युग्मक है तो असम युग्मक हो गया।
विषम युग्मता मैंने कंडीशन बताई कि नर आपका क्या होगा, छोटा और चलायमान होगा, मादा बड़ी मोटी या क्या होगी, स्थैतिक या स्थिर होगा। युग्मक की बात हो रही है, स्थैतिक होगा, है ना, युग्मकों की बात हो रही है, मादा के शरीर की बात नहीं हो रही, ये युग्मकों की बात हो रही है। ठीक है, इसके सामान्य उदाहरण की बात करूं तो म्यूकर और राइजोपस, म्यूकर और राइजोपस ये रोटी के कवक है, रोटी कवक, रोटी फंजाई, है ना, रोटी के कवक कौन है, म्यूकर और राइजोपस, और ये किसके अंदर आ रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज के अंदर आ रहे हैं, स्टार मार्क करेंगे। अब कभी कभी आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस फंजाई के अंदर अपट्टी और बहुकेंद्र की स्थिति पाई जाएगी, तो वहां पे फाइकोमाइसिटीज ना देके फाइकोमाइसिटीज का कुछ एग्जाम्पल घुसेड़ दे तो ये एग्जाम्पल इसलिए याद करने जरूरी पड़ जाते हैं। तो म्यूकर और राइजोपस जो है, म्यूकर और राइजोपस जो है, जो रोटी के कवक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रोटी कवक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। म्यूकर और राइजोपस ये आते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज के अंदर। और एक एल्ब्यूगो जो है मैं पहले ही बता चुका हूं, सरसों के ऊपर परजीवी बन जाइए, ये भी आपका आता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। क्या ये वाली बात अगर आपको याद रहेगी तो यस लिखो। वापस एक बार फाइकोमाइसिटीज को रिवाइज करेंगे। सड़ी गली आवासों में, सड़ी गली लकड़ी के ऊपर मिलेगा, जलीय आवासों के ऊपर मिलेगा, सीलन भरे आवासों में मिलेगा, नम स्थानों पे मिलेगा, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में मिलेगा। ये थोड़ा स्टार मार्क वाला कंडीशन है, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में फाइकोमाइसिटीज पाए जाते हैं। कवक जाल इसका अपट्य है, बहुकेंद्रकीय है, अलैंगिक जनन चल और अचल दोनों बीजाणु के द्वारा हो सकता है। बीजाणु धानी के अंदर अंतरजातीय उत्पन्न होंगे अलैंगिक बीजाणु, याद रहेगा। दो युग्मकों के सलन से युग्मनज या युग्माणु बनेगा। और दूसरी बात, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, सम युग्म की हो सकती है, असम युग्म की हो सकती है, और विषम युग्म की हो सकती है। यस, ज्यादा इसके बारे में चर्चा की नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बताया आपको कॉन्सेप्ट इसका। म्यूकर और राइजोपस इसके दो उदाहरण थे जो रोटी के कवक भी हैं, और तीसरा उदाहरण था इसका एल्ब्यूगो जो सरसों के ऊपर परजीवी फंजाई है और स्टार मार्क लाइन है, स्टार मार्क लाइन है, दोनों ही एग्जाम्पल। यस, क्या मेरी बात समझ में आई और क्लियर हुआ हो तो यस लिखो, क्लियर हुआ हो तो यस लिखो। और म्यूकर का आपको फोटो भी दिया गया है। आपने रोटी को देखा होगा, जब आपकी रोटी खराब हो जाती है, रोटी खराब हो जाती है तो कुछ इस प्रकार से व्हाइट व्हाइट इसके ऊपर लगे होते हैं, रोटी के ऊपर जो फफूंद लगती है वो व्हाइट व्हाइट कलर से आपको दिखती होगी हल्की हल्की, तो वो यही म्यूकर ही तो है, रोटी कवक, है ना, यही तो है रोटी कवक। तो ये म्यूकर है, पहला फोटो म्यूकर का दे रखा है, लिखा भी हुआ है फंजाई म्यूकर, ये म्यूकर का फोटो दे रखा है। फोटो से भी याद रखना, क्या पता चित्र देके पूछ ले कि ये कौन सी फंजाई है, तो ये म्यूकर है, फोटो याद रखना पड़ेगा, यस याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अपन जो है फाइकोमाइसिटीज को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब अपन करते हैं एस्कोमाइसिटीज को, अब अपन करते हैं एस्कोमाइसिटीज को। यस, एस्कोमाइसिटीज की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें यहां से देखनी है। जैसे फाइकोमाइसिटीज के अंदर आपने बताया था कि अपट्टी और बहुकेंद्रकीय था कवक जाल, लेकिन यहाँ अपट्टी और शाखित आएगा। यहाँ का क्या आएगा, पट्टी और शाखित। पट्टी और शाखित का क्या मतलब है, ये आपका कवक तंतु है तो ये ऐसे पट्टी और शाखित होगा, बहुकेंद्र की अवस्थाएं अब नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ आई क्या दोस्त। एस्कोमाइसिटीज, आइए एस्कोमाइसिटीज के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले इसको थैली फंजाई भी कहते हैं, सेक फंजाई या थैली फंजाई कहा जाता है एस्कोमाइसिटीज को। क्या कहा जाता है, थैली फंजाई, या आपसे अगर इंग्लिश के लिए अंदर ऐसे लिखते हैं सेक फंजाई, क्या बोलते हैं इसको, सेक फंजाई भी कहा जाता है। और ये लाइन भले आपको नॉर्मल लग रही है लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभी नीट लेवल के अंदर भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी थैली फंजाई है। अब उसको एस्कोमाइसिटीज ना देके वो वहां पे एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण दे सकता है। ठीक है, विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज, यानी विरले मतलब कम, बहुत कम देखने को मिलते हैं, इतने ज्यादा ये पाए नहीं जाते। एक कोशिकीय जैसे हीस्ट इसके अंदर आएगा। जो हमने बात करी थी अपवाद की कि फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन कुछ एक यूनिसेलुलर थे, उसके अंदर एक है आपका हीस्ट, जिसको सेकेरोमाइसिस सेरिविसी भी मैंने बोला था। वो हीस्ट जो है वो कैसा है, एक कोशिकीय है। इसके अलावा ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं जैसे पेनिसिलियम। हीस्ट और पेनिसिलियम दोनों का जिक्र आगे हो रखा है। हीस्ट का उपयोग किया जाता है रोटी और बियर बनाने में, पेनिसिलियम का उपयोग किया जाता था प्रतिजैविक को बनाने के अंदर। दोनों ही आपके एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। एक आपका यूनिसेलुलर है जो हीस्ट है, एक आपका मल्टी सेलुलर है जो पेनिसिलियम है। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, मृतजीवी हैं, मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करेंगे, अब घटक की भांति कार्य करेंगे। जैसे पेड़ पौधे से कुछ पत्ती वत्ती गिर गई तो उसका अपघटन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं ये फंजाई। परजीवी हो सकते हैं, दूसरों के जीवों के ऊपर या अंदर रह सकते हैं। समल रागी यानी कि पशु विष्ठा के ऊपर रह सकते हैं, पशुओं के मल के ऊपर जो है वो उग सकते हैं। समल रागी बोला गया है इनको, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे।
एकमात्र हैं, क्योंकि समलरागी का कॉन्सेप्ट बाकी किसी में नहीं है, एस्कोमाइसिटीज में ही ये नाम लिखा गया है। तो याद रखेंगे एस्कोमाइसिटीज का ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो यूनिक है उसको याद रखो। तो समलरागी यूनिक है, तो याद क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन समलरागी के ऊपर उगेंगे, तो एस्कोमाइसिटीज उगेगी। यस। कवक जाल इसका पट्टीय है, शाखित है। कवक जाल कैसा है, शाखित है, मतलब उनके बीच में क्या आ रही है, शाखाएं आ रही है ना, पट्टीय और पट आ रहे हैं और शाखित है। याद रहेगा कवक जाल पट्टीय और क्या है, शाखित है। याद रहेगा शाखित का कहने का मतलब ऐसे हो सकता है, शाखाओं के रूप में ऐसे शाखाएं चल सकती हैं, है ना, ऐसे शाखाएं चल सकती हैं, ये ऐसे, ये शाखित बोला जाता है इसको, है ना। और पट्टीय मतलब पट आएंगे बीच में, बहुकेंद्र की अवस्था नहीं मिलेगी। ठीक है। अलैंगिक बीजाणु, फाइकोमाइसिटीज में चल और असल बीजाणु दोनों ही थे। इसके अंदर अलैंगिक बीजाणु जो है वो कॉनिडिया है, और वो एक विशिष्ट कवक जाल, वो एक विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं, जिसे कोनिडियम धर कहते हैं, उसके ऊपर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। फाइकोमाइसिटीज की हमने बात करी थी, तब हमने बोला था कि जो आपके अलैंगिक बीजाणु है वो चल और अचल दोनों ही हो सकते हैं, और वो धानी के अंदर उत्पन्न होंगे, अंतरजातीय रूप से होंगे। यहाँ पे अलैंगिक बीजाणु कॉनिडिया होंगे, विशिष्ट कवक जाल जिसे कॉनिडियम धर कहा गया है, उसके अंदर ये उत्पन्न होंगे, और वो उत्पन्न होंगे बहिर्जातीय रूप से। वो कैसे होंगे, बहिर्जातीय रूप से बाहर उत्पन्न होंगे। यस, बाहर उत्पन्न होंगे या बहिर्जातीय उत्पन्न होंगे। कॉनिडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बना देगा वापिस। लैंगिक बीजाणु की बात करें, लैंगिक बीजाणु की बात करें तो उसको बीजाणु को बोलते हैं एस्कस बीजाणु। लैंगिक बीजाणु का नाम दिया गया है एस्कस बीजाणु। लैंगिक बीजाणु का ये मेरा जैसे एक कवक है, ये मेरा एस्कोमाइसिटीज का बॉडी है ना, ये मेरी एस्कोमाइस। लैंगिक बीजाणु को क्या बोला गया है, एस्कस बीजाणु बोला है। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस के अंदर अंतरजातीय रूप से, ये एक थैलीसमान एस्कस है, ये थैलीसमान क्या है मेरा, एस्कस है, ये थैलीसमान मेरा क्या है, एस्कस है। इसके अंदर अंतरजातीय रूप से उत्पन्न हो रहे हैं कौन, एस्कस बीजाणु। एस्कस बीजाणु ये मेरे थैलीसम संरचना है, ये थैलीसम जो संरचना है इसके अंदर एस्कस बीजाणु जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, और ये मेरा फ्रूटिंग बॉडी है, ये मेरी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है या फलन काय है, ये मेरा क्या है, फलन काय, क्योंकि बीजाणु जो है वो फलन काय में उत्पन्न होते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी को मैंने नाम दिया एस्कोकार्प। क्या नाम दिया मैंने इस फ्रूटिंग बॉडी का, एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प के अंदर कौन उत्पन्न हुए, एस्कस बीजाणु। किस प्रकार से है, अंतरजातीय है। तो ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी में लगी रहेगी और उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी को क्या बोला मैंने, एस्कोकार्प बताया मैंने। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आपका एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप हो गया और न्यूरोस्पोरा हो गया। तीनों नाम एक साथ याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। न्यूरो जो स्पोरा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट का सवाल भी पूछा गया है। इसका उपयोग किया जाएगा जैव रासायनिक और आनुवांशिकी के प्रयोगों में, जेनेटिक के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। स्टार मार्क करेंगे, पादप जगत की ड्रोसोफिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, न्यूरोस्पोरा फेमस है, एक प्रकार की फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज वर्ग के अंदर आती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आती है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल और ट्रफल खाने योग्य, मोरिल और ट्रफल जो फंजाई है वो खाने योग्य हैं और एस्कोमाइसिटीज में आता है, इन्हें सुस्वादु भोजन भी समझा जाता है। यस, वापिस से अगर मैं एस्कोमाइसिटीज का रिवीजन करवाऊं तो सबसे पहले इसको थैली फंजाई या सेक फंजाई भी बोला। सबसे पहले मैंने इसको थैली फंजाई या सेक फंजाई बोला। उसके बाद मैंने बोला कि ये आपको यूनिसेलुलर भी मिल सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का एक एग्जाम्पल था फंजाई का, वो था आपका हीस्ट, और वो इसके अंदर आएगा एस्कोमाइसिटीज के अंदर। उसके बाद पेनिसिलियम भी इसी के अंदर आता है, जो एक प्रकार का मल्टी सेलुलर है। ये मृतजीवी हो सकते हैं, अपघटक के रूप में कार्य कर सकते हैं, समलरागी हो सकते हैं यानी पशु विष्ठा के ऊपर उग सकते हैं, और परजीवी हो सकते हैं, दूसरों के जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर मिल सकते हैं। उसके बाद मैंने कवक जाल बोला था, तो इसका कवक जाल शाखित होगा और पट्टी होगा। अलैंगिक बीजाणु इसके कॉनिडिया होंगे, अलैंगिक बीजाणु का नाम इसका कॉनिडिया है, वो कॉनिडियम धर के अंदर होंगे और बहिर्जातीय होंगे। अलैंगिक बीजाणु कॉनिडियम धर के अंदर होंगे, बहिर्जातीय होंगे। याद रहेगा क्या, कॉनिडिया जो है वो आपका कवक जाल बना देंगे वापस अंकुरित होके। लैंगिक बीजाणु की बात करें तो उसको एस्कस बीजाणु मिला, लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु बोला, लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु बोला। यस, और ये एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होते हैं बीजाणु। ये चीज तो मैंने पहले बताई कि बीजाणु फ्रूटिंग बॉडी या फलन काय में होते हैं, और इस फलन काय का नाम यहाँ एस्कस बीजाणु है, तो फलन काय का नाम एस्कोकार्प है। एस्कस बीजाणु, फलन काय, एस्कोकार्प। यस, और अंतरजातीय रूप में उत्पन्न होंगे। कैसे रूप में, अंतरजातीय रूप में उत्पन्न होंगे। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है, एस्परजिलस,
क्लेविसेप और न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है उसका जैव रासायनिक में और आनुवांशिक प्रयोगों में महत्व है, तो इसको जो है पादप जगत का ड्रोसोफिला भी बोला जाता है। मॉरिल और ट्रफल जो इसी वर्ग में आते हैं एस्कोमाइसिटीज में, जो खाने योग्य है, सुस्वादु भोजन समझा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? एक फोटो इसका देर का है, सेकंड वाले का एस्परजिलस है, ये वाला आपका क्या है? एस्परजिलस है, जो एस्कोमाइसिटीज में आता है। यस, एस्परजिलस याद रहेगा। अब देखो, अंतरजातीय बहिर्जातीय वाला अगर याद नहीं रहे तो मेरे ख्याल से आप ऐसे याद रख सकते हो कि पहले अपने फाइकोमाइसिटीज पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा? फाइकोमाइसिटीज पढ़ा। फाइकोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक बीजाणु का इतना जिक्र है नहीं, लैंगिक बीजाणु का इतना जिक्र है नहीं। यहाँ पे अलैंगिक के बारे में बात कही गई है अंतरजातीय रूप में। तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक क्या है? अंतरजातीय है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक क्या है? बहिर्जातीय है। एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक क्या है? बहिर्जातीय। एक तो ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा, अगर मैं लैंगिक वाले बीजाणु की बात करूं तो एक उसका जिक्र एस्को में अच्छे से किया गया है, एक बेसिडियो में अच्छे से किया गया है। बेसिडियो में ब आता है तो बहिर्जातीय है, बेसिडियो में ब आता है तो बहिर्जातीय है। बहिर्जातीय कौन है? लैंगिक बीजाणु है। और जब बेसिडियो के लैंगिक बीजाणु बहिर्जातीय हैं, क्योंकि बेसिडियो में ब आता है तो ये तो बहिर्जातीय होंगे, तो दूसरे क्या होंगे? अंतरजातीय। एस्को वाले क्या होंगे? अंतरजातीय। अगर याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख सकते हो। तो एस्कोमाइसिटीज को हमने बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दिया। अब आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। अब क्या आता है आपका? बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए, तो अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, जो आपका तीसरा वर्ग है, इस फंजाई के क्लासिफिकेशन का तीसरा भाग है। नाम है इसका बेसिडियोमाइसिटीज। हमने फाइकोमाइसिटीज को क्वालिटी के साथ खत्म किया, हमने एस्कोमाइसिटीज को भी क्वालिटी के साथ खत्म कर दिया है। अब आता अपना बेसिडियोमाइसिटीज। आइए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार। मशरूम आपका बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, जो खाते हैं अक्सर लोग। ब्रेक्ट फंजाई इसमें आएगी और पफ वॉल इसमें आएगी। ये जो लाइन है ना, पहली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बेसिडियोमाइसिटीज के जो ज्ञात प्रकार हैं उसमें मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई और पफ वॉल, ये सारे इस बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आएंगे। मिलेंगे कहाँ कहाँ? ये मिट्टी में आपको मिल सकते हैं, लट्ठे और वृक्ष के ठूंठों के अंदर मिलेंगे, सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में भी उगते हैं, जैसे किट और कंड। जैसे किट और कंड। किट, गेहूं में हमने एक रोग देखा था, किट रोग। गेहूं में क्या देखा था? किट रोग, जो मैंने बोला था पक्सीनिया के कारण होता है। तो पक्सीनिया एक किट फंजाई है, ये रोग करती है। तो सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में। एक आपका कंड है, एक आपका क्या है? कंड है। याद रखना है इस चीज को। कवक जाल, इसका भी साकित पट्टी है, उसका बहुकेंद्रिकी था। फाइकोमाइसिटीज का कैसा था? असाकित था, यानी कि बहुकेंद्र की अवस्था थी। यहाँ पे दोनों के अंदर लगातार अभी तक तो साकित पट्टी आया है। और इसमें जो है वो अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते। याद रखना है, बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु होते नहीं है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा आपको देखने को मिलेगा। लैंगिक अंग तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी होगी, विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं। लैंगिक ऑर्गन नहीं होते, तो अपन ये नहीं बता सकते नर मादा, नर और मादा। लैंगिक अंग नहीं है तो नर मादा के बारे में जिक्र नहीं होगा, लेकिन प्लाज्मोगेमी फिर भी हो सकती है। दो विभिन्न स्ट्रेनों वाली, दो अलग अलग स्ट्रेनों वाली, दो अलग अलग प्रभेद, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रभेद, तो दो अलग अलग प्रभेद वाली कायिक कोशिकाओं का जीन प्रारूप के संलयन से क्या हो सकता है? प्लाज्मोगेमी हो सकती है। इससे बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। द्विकेंद्र की, अच्छा द्विकेंद्र की हमने बात की, मतलब जो आपका केंद्रक होंगे, जो प्लाज्मोगेमी के बाद दो केंद्रक देखने को मिलेंगे ऐसे टच में। तो द्विकेंद्र की अवस्था एक तो आपको एस्को में भी बोली थी ना, तो एस्को और बेसिडियो दोनों के अंदर द्विकेंद्र की अवस्था मिल रही है। और अंत में क्या बनेंगे? बेसिडियम बीजाणु बनेंगे। और उस बेसिडियम में होगा कैरियोगेमी, फिर केंद्रक संलयन होगा, बाद में केंद्रक संलयन होगा। द्विकेंद्र की अवस्था के बाद में केंद्रक संलयन होता है। तो द्विकेंद्र की अवस्था दो जगह मिलेगी, एस्कोमाइसिटीज में भी मिलेगी, बेसिडियो में मिलेगी। और जिसके कारण बाद में कैरियोगेमी और मियोसिस होने के बाद 4 बेसिडियम बीजाणु बनेंगे। बेसिडियम बीजाणु फ्रूटिंग बॉडी में लगे होंगे, और बेसिडियम में ब आता है तो बहिर्जातीय होंगे, और उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प। याद रहेगा। उदाहरण एगेरिकस है, जिसको मशरूम बोला जाता है, ऑस्टिलागो यानी कि कंड है, और पक्सीनिया यानी किट फंगस है। ये गेहूं में रोग करता है ना। गेहूं के ऊपर परजीवी है। गेहूं के ऊपर क्या है? परजीवी। पक्सीनिया, जिसको किट फंगस भी कहते हैं, ऑस्टिलागो जिसको कंड फंगस भी कहते हैं, एगेरिकस जो मशरूम है। फोटो भी दे रखा है एगेरिकस का, ये वाला मशरूम देखा हुआ है सबके। यस, ये एगेरिकस है और ये बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। याद रहेगा। एक बार फिर से वापस रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ज्ञात प्रकार,
मशरूम, ब्रेड, फंजाई और पफबॉल हैं। मिट्टी में मिलेंगे, वृक्ष के ठूंठों में, लट्ठे पे मिलेंगे, सजीव पदार्थों के अंदर परजीवी मिलेंगे, जैसे कि किट और कंड। कवकजाल इसका पट्टी साकित है। अलैंगिक बीजाणु के बारे में कोई जिक्र नहीं है, होते भी नहीं है, कायिक जनन खंडन विधि से नॉर्मल है। लैंगिक ऑर्गन नहीं होते, लेकिन अलग अलग प्रभेदों वाली, अलग अलग स्ट्रैंड वाली दो कायिक कोशिकाओं के अंदर प्लाज्मोगेमी होगी। दो कायिक कोशिकाओं के अंदर क्या होगी? कायिक कोशिकाओं के अंदर। किसके अंदर? कायिक कोशिकाओं के अंदर, जिसको विभिन्न स्ट्रैंडों वाली होनी चाहिए, अलग अलग स्ट्रैंड वाली होनी चाहिए, प्रभेद वाली होनी चाहिए। तो उनके बीच में कैरियोगेमी होगी, उनके बीच में प्लाज्मोगेमी होगी। उसके बाद क्या होगा? द्विकेंद्र की अवस्था आएगी। द्विकेंद्र की अवस्था हमने पहले डिस्कस कर लिया अच्छे से। वो बाद में क्या बनाएगी? बेसिडियम बीजाणु बनाएगी। बेसिडियम में फिर होगा कैरियोगेमी और मियोसिस होगा। लास्ट में 4 बेसिडियम बीजाणु बन जाएंगे। बेसिडियम बीजाणु बहिर्जातीय उत्पन्न होंगे, क्योंकि बेसिडियम में ब आता है तो बहिर्जातीय, याद रखना पड़ेगा ऐसे ही। और ये जिस फ्रूटिंग बॉडी में लगे होते हैं उसको बेसिडियोकार्प कहेंगे। बेसिडियम पढ़ रहे तो बेसिडियोकार्प होगा। उदाहरण एगेरिकस मशरूम, ऑस्ट्रेलागोकंड, पक्षिनिया किट। ये पक्षिनिया परजीवी हैं गेहूं के ऊपर। याद रहेगा क्या दोस्त? लास्ट जो है वो है आपका ड्यूटीरोमाइसिटीज, जिसको अज्ञात या जिसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं, जिसको अपूर्ण कवक भी कहते हैं। नाम है इसका ड्यूटीरोमाइसिटीज, नाम है इसका ड्यूटीरोमाइसिटीज। और इसको बोलते हैं अपूर्ण कवक। क्यों अपूर्ण बोलते हैं? क्योंकि इसकी केवल और केवल अलैंगिक और कायिक अवस्था ज्ञात हो चुकी है। अलैंगिक और कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हुई है। अब तक इस फंजाई की लैंगिक अवस्था खोज नहीं हो पाई है। अब तक इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज नहीं हो पाई है। जैसे ही इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज होगी, इसको इस ड्यूटीरियो में से निकाल दिया जाएगा। बेसिकली मुझे तो लगता है ड्यूटीरोमाइसिटीज कोई वर्ग है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ड्यूटीरोमाइसिटीज कोई वर्ग है ही नहीं। वो फंजाई इन ऊपर वाले वर्ग में ही आती है, लेकिन उसकी लैंगिक अवस्था ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको ड्यूटीरोमाइसिटीज में डालना पड़ा है। लैंगिक अवस्था ज्ञात नहीं है, इसीलिए इसको ड्यूटीरो में डाला है, अलग से वर्ग बना के। जैसे ही लैंगिक अवस्था पता चली तो या तो अपन उसको डाल देंगे बेसिडियो में, और यहाँ डाल देंगे एस्कोमाइसिटीज में। फाइको में नहीं डाल सकते, इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसिटीज में हम ड्यूटीरो को वाले को सदस्यों को नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज वाले सदस्य हैं, उनका जो कवक जाल है, उनका जो माइसीलियम है वो बहुकेंद्रकीय होता है। जबकि ड्यूटीरो में हमने जिन जिन को डाला है उनका जो कवक जाल है वो पट्टीय और साकेत होता है। वो कैसा होता है? पट्टीय और साकेत होता है। तो जैसे ही इस ड्यूटीरो वाले की लैंगिक अवस्था अपने को मिलेगी, तो चूंकि इनका पट्टी और साकेत कवक जाल है, तो या तो वो एस्को में जाएंगे या बेसिडियो में जाएंगे, या वो एस्को में डालेंगे या उनको कहाँ डालेंगे? बेसिडियो में डालेंगे। क्योंकि फाइको में डाल नहीं सकते, क्योंकि फाइको का कवक जाल बहुकेंद्र की, कवक जाल मैच नहीं करेगा, तो फाइको में नहीं डाल सकते। याद रहेगा क्या? अपूर्ण कवक क्यों है? क्योंकि अभी तक इसकी अलैंगिक और कायिक अवस्था ज्ञात हुई है, लैंगिक अवस्था की खोज हुई नहीं है। जैसे ही लैंगिक अवस्था की खोज की जाती है, उसको उसके उचित वर्ग में डालेंगे। यह भी संभव है कि अलैंगिक और कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटीरियोमाइसिटीज में रख दिया हो, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी पॉसिबल है कि अलैंगिक और कायिक अवस्था को एक नाम दिया हो और उसको ड्यूटीरो में आपने डाला हो। अलैंगिक और कायिक अवस्था के आधार पर आपने ड्यूटीरो में डाला गया, लेकिन लैंगिक अवस्था को हो सकता है किसी दूसरे वर्ग में हो सकता है किसी दूसरे वर्ग में लैंगिक अवस्था। समझ में नहीं आया होगा आई थिंक आपको। लाइन इतनी ही डीप है, लाइन इतनी डीप है कि अपन सोच भी नहीं सकते। हो सकता है कि अलैंगिक और कायिक प्रावस्था को एक नाम देके आपने ड्यूटीरोमाइसिटीज में डाला हो, लेकिन लैंगिक प्रावस्था किसी दूसरे के अंदर हो तो कैसे समझाऊं इस चीज को? मान लेते हैं कि आपकी जो अलैंगिक और कायिक अवस्था है, अलैंगिक और कायिक अवस्था के आधार पर आपने ड्यूटीरोमाइसिटीज में डाला है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि, चलो इसको ऐसे समझ दें, हो सकता है एक फंजाई है, उसकी लैंगिक अवस्था अपने को ज्ञात है, उसकी लैंगिक अवस्था ज्ञात है और उसको किसी दूसरे में डाला गया है ड्यूटीरो को छोड़ के। उसकी अलैंगिक और कायिक प्रावस्था इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हो सकता है इसकी अलैंगिक और कायिक प्रावस्था इस ड्यूटीरो में आ रही हो और लैंगिक प्रावस्था के आधार पर आपने डाल भी दिया हो। तो ये है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक बोला जाता है, क्योंकि इसकी कुछ भी पूर्ण है नहीं, सारी चीजें अधूरी है। और बाद में जब उनके अनुबंधों का पता लगा और फंजाई की पहचान हुई, तब उनको ड्यूटीरोमाइसिस से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? जैसे ही अपने को पता चला जनन के बारे में, लैंगिक के बारे में, तो उनको ड्यूटीरोमाइसिटी से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटीरोमाइसिटी के सदस्यों की लैंगिक प्रावस्था का पता लग गया, तो उसको एस्को और बेसिडियो में सम्मिलित कर लेते हैं। क्यों एस्को और बेसिडियो में करेंगे? क्योंकि एस्को का और बेसिडियो का कवक जाल इस ड्यूटीरो से मैच करेगा, फाइको का मैच नहीं करेगा, क्योंकि फाइको के अंदर बहुकेंद्रीय है, बाकी सभी फंजाई के अंदर पट्टी और साकेत मिलेगा। ड्यूटीरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु के बारे में है जो कॉनिडिया कहलाते हैं, उससे जनन करते हैं। लैंगिक प्रावस्था की बात हुई नहीं अभी तक। कवक जाल इसका पट्टी और शाकित है।
कुछ सदस्य मृतजीवी हैं, परजीवी भी होते हैं, अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, स्टार मार्क करेंगे। खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं, स्टार मार्क करेंगे। उदाहरण इसका ऑल्टरनेरिया, कॉलिट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये ऐसे अटपटे उदाहरण इसी के हैं। थोड़े ऐसे हार्ड उदाहरण कह सकते हैं वो इसी के हैं, और कोई उदाहरण दे नहीं रखे, केवल 3 उदाहरण है, ऑल्टरनेरिया, 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 कॉलिट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ट्रा ज्यादा आ रहा है, देख लो, ट्रा ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ट्रा आ गया, ट ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे ट्राइकोडर्मा में ट्रा आ गया, ऑल्टरनेरिया में ट आ गया, ट ज्यादा आ रहा है इसमें, है ना, याद रखना है, ट ज्यादा आ रहा है। तो कौन कौन से एग्जांपल है, ऑल्टरनेरिया, कॉलिट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये इसको उदाहरण एक बार फिर से। ड्यूटेरोमाइसिट अपूर्ण कवक है, केवल और केवल अलैंगिक अवस्था की खोज हुई है, जो कि कॉनिडिया से करते हैं। कॉनिडिया इसके बीजाणु का नाम होगा, अलैंगिक बीजाणु का नाम। लैंगिक प्रावस्था की खोज हुई नहीं है, जैसे ही लैंगिक प्रावस्था की खोज होगी उसको उचित वर्ग में डाल दिया जाएगा। किसके अंदर डाल सकते हैं, एस्को और बेसिडियो के अंदर, केवल एस्को और बेसिडियो के अंदर, ठीक है। क्यों एस्को और बेसिडियो के अंदर, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस का कवक जाल इनसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि इन सभी का कवक जाल कैसा होना चाहिए, पट्टी और साकेत होता है, तो पट्टी और साकेत वाली मैंने, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटिस का पट्टी और साकेत है, तो अगर इसकी लैंगिक प्रावस्था की खोज होगी तो इसको भी ऐसे वर्ग में डालेंगे जिसका पट्टी और साकेत कवक जाल हो, तो उसका दोनों का है, किसका, एस्को और बेसिडियो का है। और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, यही चीजें, बस यही चीजें, पट्टी साकेत, सदस्य मृतजीवी, अधिकांश अपशिष्ट होंगे, उदाहरण ऑल्टरनेरिया, कॉलिकोट्राइकम, कॉलिट्रोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। याद रहेगा, क्वालिटी के साथ ड्यूटेरोमाइसिटिस भी खत्म हुआ, और अब अपन कह सकते हैं कि हमने फंजाई को क्वालिटी के साथ खत्म कर दिया। आज पूरे लेक्चर के अंदर फंजाई कंप्लीट कर दी क्वालिटी के साथ, एनसीईआरटी की एक एक लाइन। कोई दिक्कत और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, पीवाईक्यूज करवाते समय बहुत मजा आएगा, सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, ठीक है। बेसिडी हो गया, ड्यूटेरियो सारा हो गया। अगले लेक्चर के अंदर एक तो प्लांट किंगडम का बेसिक रहेगा, थोड़ा बहुत देर का वो देख लेंगे, जंतु जगत का थोड़ा बहुत देर का वो देख लेंगे, और अगली क्लास के अंदर, पूरे क्लास के अंदर विषाणु, वायरॉइड और पिरियन और लाइकेन, इन सभी को क्वालिटी के साथ खत्म करके इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच, आज की इस वीडियो में इतना पैसेंस रखा, और इतने लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास है, आप आराम से इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहे, और आशा करता हूँ बहुत अच्छा लेक्चर लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर क्वालिटी के साथ खत्म होगा, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की। ओके बाय, टेक केयर।